आज हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान भाग 3 पाठ्यपुस्तक के 7वें पाठ हाशियाकरण की समझ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाशिया किसे कहते हैं। तो आप कॉपियों में जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहते हैं, यानी कि बिल्कुल किनारा। कुछ ऐसा ही हमारा समाज में होता है। हाशिया का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या समुदाय जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हुआ। ऐसे में वो व्यक्ति या समुदाय चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, मुख्य धारा में नहीं रहता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आपका ढंग अलग है, बोलने का ढंग अलग है, आप कोई खेल नहीं करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, आपके पहनावे या आपकी बातचीत के आधार पर आपको अलग सा महसूस कराते हैं। तो कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है। उनकी ये वजह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को ऐसा महसूस करते हैं। कई बार आशियाई समूहों के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। हवासले और अलग थलग किए जाने का एहसास समुदाय को संसाधन और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली जिनका प्रभाव होता है तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता, पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन, धन दौलत और ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होने का एहसास होता है। अब यहाँ पर एक चित्रकथा के माध्यम से दिखाया, दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है जो टेलीविज़न पर बैठ के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमेशा उनको इस तरह से नाचते गाते ही दिखाया जाता है। तो उनके जो दादा होते हैं वो बताते हैं कि जब हम उड़ीसा में थे और तुम्हारी छोटी उम्र के थे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमको ज़मीन जंगलों से मिलती थी और हम वहीं रहते थे। लेकिन फिर अचानक पता चला कि जंगल हमारे नहीं है और वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ़ कर ला और अगर वो जंगलों को ऐसा रोकते तो उन्हें पिटाई की जाती है, अदालत में घसीटा जाता और यहाँ ना वकील मिलता ना अपना मुकदमा लड़ पाते हैं ये लोग। तो फिर अपनी जान कैसे बचाते हैं, तो वो अफसर आते हैं, कहते हैं ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार है उसे निकालना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर ज़मीन वो बेच देंगे तो उन्हें नौकरी और पैसा मिलेगा। और वो सोचते हैं कि तो गाँव वाले सोचते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कुछ लगता है उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और कुछ तो कागज़ के अंगूठे पर निशान भी लगा देते हैं कागज़ों पर, और कुछ लोग क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी पर नौकरी पर रख लेते हैं और ज़्यादा लोगों ने ज़मीनें नहीं बेची होती हैं तो वे मारपीट करके उनको धमका कर और उनको पुरखों की ज़मीन छोड़ने और बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसी तरह से उनके जो दादा हैं वो भी कुछ रुपयों के बदले कुछ थोड़े से पैसों के बदले ज़मीन दे देते हैं ज़बरदस्ती, और फिर अपने दोस्तों से कभी नहीं मिलते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके जो बच्चों के पापा होते हैं उनको दिल्ली में नौकरी मिल जाती है और वो फिर दिल्ली आ जाते हैं और वहीं वो लोग फिर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको उड़ीसा का या कहीं और का अपना गांव छोड़ना पड़ा होगा और उनकी ये कहानी देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। तो आदिवासी कौन? आदिवासी शब्द का होता है मूल निवासी, ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की 8% आबादी जो है वो आदिवासियों की है और देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। राउरकेला, बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर आदि ये सब हैं। और जो आदिवासियों की आबादी है वो भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। इनकी सारी आबादी एक जैसी नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं और ये अलग होते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय राज्य के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द आपने सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म हैं। उनका धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई से बिल्कुल अलग है। अक्सर अपने पुरखों की गांव की प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि आत्माएं हैं, विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं, इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों पेड़ों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है।
आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों, शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि प्रथाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आदिवासी धर्मों का भी आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं और संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी पुरानी है। इन भाषा में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनकी पत्र पत्रिकाएं निकलती जो कि इंटरनेट पर भी मौजूद है। तो आदिवासियों की एक प्रचलित छवि है कि उन्हें स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यों, किताबों में सदा एक रूप में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाया जाता है, लेकिन लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुरानी किस्मों का पिछड़ा हुआ है, और उन पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोग पहले ही ये मान लेते हैं कि बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। तो आपने पढ़ा कि खास समुदायों की बनी बनाई छवियों को देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है, लोगों के मन में पूर्वाग्रह हो जाता है उनके लिए। आदिवासी और विकास, तो इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा कि जैसे जैसे भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा। लोहे, तांबे, सोने और चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। और इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान है। जंगलों से हमें नदियों का पानी, हवा और ये सब आदि मिलते हैं, और यही इनकी गुणवत्ता को और उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों पर आदिवासियों के पास जबरदस्ती ज्ञान था, और इन इलाकों में उनकी पूरी पैठ थी, उनका पूरा नियंत्रण था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर भी निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, कमज़ोर रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे, एक जगह कम रहते थे, स्थानांतरित खेती के साथ लंबे समय तक एक स्थान पर खेती करते थे। ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों, राज्यों, निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उसका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, न ही उन तक सीधी पहुँच है, जबकि उनका सीधा संबंध था जंगलों के साथ। तो झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत का चाय उद्योग उनके श्रम पर ही खड़ा है, और आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। और इन विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में चले गए। और ये गीत है जो कि आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत की बानगी पेश करता है, उनकी हालत को बताता है। तो ये फ़ोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले का है, और यहाँ स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है, और ये इस समुदाय का बहुत पवित्र पर्वत है। यहाँ बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक की संयंत्र लगाना चाहती थी, तो इस आदिवासी समुदाय को स्थापित कर देगी। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, पर्यावरण भी इसका समर्थन करें, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो इमारती लकड़ी खेती उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। तो सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा लोग आदिवासी रहे हैं। और एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको हटाया गया, उनमें 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बने गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब गई। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों के बीच चलने वाले टकरावों से बीती है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनका क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहते थे, इन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया, और यदि रहने की कोशिश करते हैं घुसपैठिया कहा जाता है। तो देखिए, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते थे। 8,000 प्रजातियाँ दवाइयाँ, 325 कीटनाशक, 425 प्रजातियाँ गोंद रेजिन डाई, और 550 प्रजातियाँ रेशों के लिए, दैनिक जो धागा रस्सी बनती है, और 3,500 प्रजातियाँ जो भोजन के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो जब ये ज़मीन पर सब अधिकार होते तो फिर आगे के ज्ञान के सिखाने के लिए इनके पास कोई रास्ते नहीं रह जाते, और ये सब ज्ञान संपदा समाप्त हो जाती है।
अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछुड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। परंपरागत निवास स्थानों के छिनते से ये बहुत सारे लोग जो है शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ पर उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं और इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसे जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह से कई अभावों और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच साक्षरता भी बहुत कम है। और जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत और उसके अलावा उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो लोग सब उनका ले लेते हैं। तो आदिवासी जीवन के आर्थिक सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है और ये छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा जो संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? तो इनके जो होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं और भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित होती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व प्रभाव की आशंका से बढ़ाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों के कानूनों की जरूरत पड़ती है और ये कानून उन्हें भेदभाव, नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति, कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और ये तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। और संविधान में इन सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार रखने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायपालिका में जा सकता है। अब इसमें जो है मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। तो विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति बहुत नीचे है। तो सुविधाएं तो सभी को दी जाती हैं, लेकिन अब उसका उपयोग कितना होता है, उसका प्रभाव कितना होता है, लोग उसको कितना अपनाते हैं, इस पर भी निर्भर होता है। तो साक्षरता दर भी सबसे कम है। सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत भी क्या है, काफ़ी कम है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों में पिछड़े, सरकार ने 2005 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया और इसका विस्तार से अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे 7 से 16 की उम्र के मुस्लिम बच्चे काफ़ी अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। तो इनके और कई और पहलू हैं जिसमें उनके रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। तो जो लोग अपने व्यवहार में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर उनके साथ यही सोच जो है गलत व्यवहार और भेदभाव का बहाना बन जाती है। जैसे कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने बहुत मुश्किल आ रही थी। तो मुसलमानों के ऐसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वो जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। तो एक बच्ची की ये आप बीती है या मुझ जो बीती वही इसने लिखी है। तो इस अध्याय के उपरोक्त भाग में देखा मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है और ऐसा ही आदिवासियों की स्थिति में भी है। और उसमें आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। तो इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों, सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों, इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों, नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छवि देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। कुल मिला के ये निष्कर्ष है कि इसमें हमने समझने का प्रयास किया कि हाशिए समुदाय होने का क्या मतलब है
और हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इसके बहुत अलग अलग कारण हैं और प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस करता है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। हमारे देश में कई और हाशियाई समुदाय हैं और दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। और हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन बदला जा सकता है और बदलता भी है। कोई भी हमेशा एक तरह के हाशिए पर नहीं रहता है, उसकी परिस्थिति बदलती रहती है। यदि वो लगातार परिश्रम करे, अपने मेहनत करे, तो वो अपना पूरा एक संघर्ष कर सकता है और अपने पूरे स्थितियों को बदल सकता है। उनकी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं ये लोग, साथ ही अधिकारों, विकास और अवसरों बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स के अपने स्कूल्स होते हैं, और मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी स्कूलों में, 30% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप पाठ के माध्यम से हल कर सकते हैं। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये शब्द संकलन है। Now thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thanks a lot.